Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to my channel Medico Perks. In today's video, I will teach you how to check blood pressure of a person using mercury sphygmomanometer. So उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेशेंट की हिस्ट्री ले लें। किस तरह से आपने क्या क्या क्वेश्चंस उससे करने हैं अबाउट फूड, पूछ लें कि उन्होंने कब खाना खाया था एंड मेक श्योर कि 30 मिनट्स पहले ही खाया हो, क्योंकि फूड का अपना मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उससे बीपी की रीडिंग्स फ्लक्चुएट कर सकती हैं। सेकेंडली पूछ लें कि उन्होंने कोई एक्सरसाइज या वॉक वगैरह इस तरह से की हुई है तो रेस्ट के बाद ही आप उनका बीपी चेक करें, और कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है बिकॉज इसमें इस सूरत में भी बीपी की रीडिंग्स चेंज कर सकती हैं। सो ये क्वेश्चंस आप पहले कर लें और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करें। अबाउट मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर एपरेटस, मैं इसके बारे में आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहूँगी। फर्स्ट ये कि इट गिव्स यू द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग्स दैन एनेरॉयड एंड डिजिटल वंस। एनेरॉयड और डिजिटल के मुकाबले में ये जो मर्करी वाला एपरेटस आपके पास बीपी चेक करने का, ये आपको सबसे एक्यूरेट रीडिंग देगा। सेकंड, आपने इसमें एहतियात ये करनी है कि मेक श्योर टू हैंडल इट विद केयर, बिकॉज इफ दैट ग्लास ट्यूब गेट्स ब्रोकन एंड मर्करी कम्स आउट ऑफ इट देन इट इज़ वेरी डेंजरस एज मर्करी इज़ पॉइजनस इटसेल्फ। सबसे पहले मेक श्योर कि जो ट्यूबिंग्स हैं ये अपनी जगह पे फिक्स हैं, दोनों जगहों पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये कैलिब्रेटेड स्केल है और ये ग्लास ट्यूब है जिसमें से मर्करी ऊपर आएगी तो आपको रीडिंग का एग्जैक्ट पता लग जाएगा। और ये जो थिंग है इससे इस नॉब को हम आगे पीछे कर सकते हैं। अभी ये जो मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर है हमारा ये लॉक्ड है, तो प्रोसीजर स्टार्ट जब मैं करूँगी तो मैं इसको अनलॉक कर दूँगी। फिर हम अनलॉक कर देते हैं, फिर ऐसे। अब यहाँ पे फिर 3 मेथड्स आ जाते हैं हमारे पास, ऑसिलोमेट्रिक, पाल्पेटरी और ऑस्कल्टेटरी। जो हम मेथड यूज़ करें वो ऑस्कल्टेटरी मेथड है, इन विच वी यूज़ स्टेथोस्कोप फॉर ऑस्कल्टेशन। और स्टेथोस्कोप के लिहाज से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगी बिफोर प्रोसीडिंग नेक्स्ट, कि मेक श्योर दैट योर स्टेथोस्कोप इज़ अनलॉक्ड बिफोर यूजिंग इट, बिकॉज इससे ये होगा कि रीडिंग फिर आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी, आपको साउंड्स का ही नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि जब वो लॉक होती है तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, पर जब वो अनलॉक होगी तभी आपको साउंड सुनाई देगी। और मेक श्योर कि जो स्टेथोस्कोप आप यूज़ कर रहे हैं वो लॉक्ड ना हो, उसे आप बेशक अपने ईयर्स में लगा के पहले अनलॉक कर लें ताकि आपकी रीडिंग एक्यूरेट आए। And make sure that you raise your patient's arm to cardiac or heart level. Otherwise, there's a chance that there can be any mistake in your reading. कि कोई टेबल वगैरह आप यूज़ करें जिस पे आर्म रेस्ट करे और आर्म का और हार्ट का लेवल से सेम आ जाएगा तो फिर आपकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट आएगी। अब हम कफ को पेशेंट के आर्म के राउंड अच्छे से रैप कर लेंगे, बट मेक श्योर कि 2 फिंगर्स गैप इधर हो आपका, उसके ऊपर ही आपने इसको रैप करना है। और मेक श्योर कि बहुत टाइट भी रैप ना करें और बहुत लूज़ भी नहीं करें, बस इस तरह से कर लेंगे। हमेशा मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसको रैप करने में, बट इट्स ओके। और इतना हो थोड़ा सा इसका इतना ही डिस्टेंस हो कि आपकी 2 फिंगर्स ईजिली चली जाएँ, ठीक है। बस आप छोड़ देंगे 2 ट्यूबिंग्स को इस तरह से। अब आप स्टेथोस्कोप पहन लें, ठीक है, और इसको एडजस्ट कर लें यहाँ पे इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं ट्यूबिंग्स आपको डिस्टर्ब ना करें तो उनको आप साइड पे डाल सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे मेक श्योर कि आप थंब से ना इसको होल्ड करें, बिकॉज थंब में भी उसकी अपनी पल्सेशंस होती हैं तो वो फिर उसकी असल रीडिंग में थोड़ा डिसरप्ट कर सकती हैं आपको, तो आपने 2 फिंगर से आपको इस तरह आपने होल्ड कर देना है। द प्रेशर फ्रॉम द कफ will occlude a large artery in the bicep, temporarily cutting off blood flow. This is why the pressure from cuff can make you a little uncomfortable while performing the procedure. Basically ये होता है कि जब हम ज़्यादा पंप करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है आर्म पे, इसकी वजह से ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो जाता है, आपको सुनाई भी नहीं देती पल्सेशंस तभी, इसीलिए फिर ये जब करते वक्त आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल होते हैं। तो मैंने यही बात बेसिकली एक्सप्लेन की है अपनी वीडियो में। एंड मेक श्योर कि आप 180 से 210 की रेंज तक ही पंप करें, इससे ज़्यादा पंप ना करें, बिकॉज ये होता है कि समटाइम्स आपको 2 बार भी चेक करनी पड़ जाती है रीडिंग, तो जब इतनी हाई प्रेशर पे जब आपने उसको आर्टरी को क्लूड किया होता है तो पेशेंट बहुत अनकम्फर्टेबल फील करता है, इसलिए 180 से 210 तक ही करें तो सही है, ताकि आपको दूसरी रीडिंग भी लेनी पड़ जाए तो आप दोबारा 3 तक पंप करके दोबारा भी ले सकें। सो दैट्स इट। और अपने पेशेंट को एडवाइस कर देना है कि कोई बात या हाथ की मूवमेंट ना करे एंड क्लॉकवाइज अपने नॉब को टाइट कर देना है। स्टार्ट पंपिंग। आप देख सकते हैं कि मर्करी का जो कॉलम है वो राइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपने ऊपर नहीं लेके जाना है इसको, जस्ट 210 तक ही लेके जाएं, बिकॉज पेशेंट को बहुत प्रेशर फील होता है क्योंकि ब्लड फ्लो रुका होता है।
तो आपने ऐसा नहीं करना, बस 2/10 इज़ इनफ। अब नाउ स्टार्ट रिलीजिंग द वॉल्व, ये वन साइड वॉल्व है। Releasing the valve while you are holding the stethoscope can make you a bit confused sometimes because मेरे साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है. So for it, you can just hold the stethoscope with your free arm while with the other hand you can release the valve resting on patient's cuff arm. इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप यूँ कर सकते हैं कि जो आपका फ्री हैंड है, जिससे आप लाइक कुछ और नहीं कर रहे, उससे आप सिर्फ स्टेथोस्कोप को होल्ड कर लें उनकी पेशेंट की आर्म पे, और दूसरी हैंड से पेशेंट की जो कफ वाली आर्म है उस पे रख के आप वॉल्व को रिलीज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी हैंड की मूवमेंट भी रीडिंग को आप कन्फ्यूज़ ना करे आपके लिए। जहाँ पे आपको रीडिंग सुनाई दे वहाँ पे अपने वो पॉइंट नोट कर देना है, क्योंकि ब्लड फ्लो रुका हुआ था, तो आप जब मैंने रिलीज़ किया जहाँ पे वो आपको अपीयर हो पल्स, वो अपने पॉइंट नोट कर देना है कैलिब्रेटेड ग्लास ट्यूब से मर्करी के सामने। The systolic number represents the pressure your blood flow exerts on walls of artery after the heart beats or contracts. When the blood pressure is written down, this reading appears on top as numerator. जो सिस्टोलिक नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो वाला प्रेशर जो कि ब्लड फ्लो आपका है वो आर्टरी की वॉल पर एक्सर्ट कर रहा है आफ्टर द हार्ट बीट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। और जब ब्लड प्रेशर को हम लिखते हैं तो न्यूमरेटर पे जो फिगर अपीयर होता है ना, वो सिस्टोलिक नंबर होता है। Talking about Korotkov sounds, the clinical term for thumping sounds is called Korotkov sounds. Talking about diastolic pressure, so eventually the heart thumping sounds convert into a whooshing sound. It is helpful to note this change as it indicates that you are close to your diastolic pressure. आप जब स्टेथोस्कोप से ब्लड प्रेशर की रीडिंग सिस्टोलिक वाली नोट कर चुके होंगे, उसके बाद एक साउंड की जो क्वालिटी है ना पहले थी जैसे, उसके बाद वो वूशिंग साउंड में कन्वर्ट होने लगेगी। तो वहाँ से आप ज़्यादा अटेंटिव हो जाना आपने, बिकॉज़ वो ये इंडिकेट करेगा कि आप डायस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग के बिल्कुल करीब हैं। उसके बाद as soon as whooshing sounds disappear and you hear a kind of silence, then note that pressure as it is your diastolic pressure. whooshing sounds की जब क्वालिटी चेंज हो जाए, साइलेंस आपको तकरीबन इस तरह से आपको फील हो रहा हो स्टेथोस्कोप में अपने ईयर्स में, तो वो पॉइंट एग्जैक्ट आपने फिर डायस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग में नोट कर लेना है। ठीक है। So talking about diastolic pressure in detail, so diastolic pressure represents the pressure your blood flow exerts on walls of artery when your heart relaxes between contractions. तो ये वो वाला प्रेशर है जो कि आपका ब्लड फ्लो एक्सर्ट करता है आर्टरी की वॉल पे जबकि आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा हो कॉन्ट्रैक्शंस के दरमियान। So it is the lower number that appears in denominator when your blood pressure is written down. जब आपको ब्लड प्रेशर की रीडिंग लिखी जाती है जिस तरह 120/80, 110/70 इस तरह से, सो जो लोअर साइड पे जो नंबर होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, वो उसकी रीडिंग होती है। और जहाँ से वुशिंग साउंड के बाद आपको साउंड क्वालिटी चेंज होती दिखाई दे, वो आपके डायस्टोलिक प्रेशर आ जाएगा। मैं फिर से आपको इलाबोरेट कर देती हूँ प्रोसीजर का। मैंने आपको ये बताया था कि पंप आपने 210 तक करना है, 210 से आपने ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, बिकॉज़ ब्लड फ्लो कम्प्लीटली रुक जाता है कुछ टाइम के लिए और फिर पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट का सामना होता है। और फिर आपने स्लोली वॉल्व को रिलीज़ करना है। जिस पॉइंट पे आपको पल्स दोबारा से सुनाई दे साइलेंस के बाद, वो पॉइंट आपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग नोट कर लेनी है। उसके बाद आपने फिर से रिलीज़ करते जाना है और जहाँ पे वूशिंग साउंड पर बिल्कुल साइलेंस और बिल्कुल नॉइज जो उसकी पल्स क्वालिटी है चेंज हो जाए, वहाँ से आपने फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले लेना है। तो यहाँ पास 2 रीडिंग्स आ जाएंगी। जैसे पिछले केस में मेरा 120 पे आया, तकरीबन 120 के अराउंड पल्स अपीयर हुई थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग नोट कर ली थी और 70 के अराउंड मुझे मिल गई थी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग। तो इस तरह से आपने ये सारा प्रोसीजर परफॉर्म करना है। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। नाउ वंस यू आर डन विद द प्रोसीजर, तो मर्करी को अगेन आप लॉक कर दें और ट्यूबिंग्स को चेक कर दें अच्छे से, और उसके बाद कफ को ऊपर से प्रेस करके डिफ्लेट कर दें और अपरेटस को वापस क्लोज करके सेट करके रख दें जैसे कि वो पहले था, और खास एहतियात करें बिकॉज मर्करी टूटे ना। Thank you very much for watching my video. Subscribe my channel and share my health related videos with your friends. Khuda Hafiz, take care.